हिंदू माँ की संतान के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो हिंदू माँ की संतान थे एक तो वे थे अपने ये जहांगीर। जहांगीर की अकबर की जो वाइफ थी ना जोधा बेगम, उन्हीं के पुत्र थे ना जहांगीर, ठीक है? और शाहजहां भी। तो जहांगीर शाहजहां ये दोनों हिंदू माँ की संतान थे। फिर अब हिंदू माँ की जो संतान होगी वो बहादुर होगी, यानी कि दोनों संतानें बहादुर थी, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट भी और बहादुर शाह सेकंड भी। और हिंदू की जो संतानें होती हैं वो बहुत अहम होती हैं, तो अहमद शाह ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है कि अटैक्स किया है बाबर ने, उनका जो क्लेम है वो कैसा है, तो हमने आती है बीपी सिलादी। क्या है? बीपी सिलादी, बीपी सिलादी, बीपी सिलादी, बीपी सिलादी। बी से बाजौर पे पहले आक्रमण हुआ था, पी से पेशावर पे दूसरा, सी से सियालकोट पे तीसरा, फिर लाहौर और अंत में दीपालपुर, ठीक है? और तो बाबर के तोपचियों की बात करें तो दो तोपची बाबर ने इस्तेमाल किए हैं, एक था उस्ताद अली कुली और दूसरा था मुस्तफा खान। तो उस्ताद अली कुली उसने बाबर ने जो भी बाहर युद्ध लड़े वहां पर उसका तोपची था, लेकिन इंडिया के अंदर इसका तोपची कौन था? मुस्तफा। तो इंडिया देखो बाहर कैसे, तो उस्ताद वगैरह जो नाम है ये बाहर ही चलते हैं, देखो तुम्हारी उस्तादी बाहर चलेगी तो तुम बाहर ही रहो, ठीक है? या फिर मान लो कुली का प्रयोग तो बाबर ने बाहर के अभियानों के लिए किया है, कुली का। और इंडिया में उसने क्या किया है? माँ माँ में मुस्तफा, ठीक है? और दीवान दीवान उसने जो लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? तुर्की दीवान, ठीक है? तो याद कैसे रखेंगे? तुर्की भाषा में तुर्की दीवान। मोबाइल उसकी एक नई शैली स्टार्ट करी थी उसने, वो भी किस लैंग्वेज में थी? वो थी फारसी में। और ये मोबाइल जो होता था गद्य में नहीं पद्य, मतलब पढ़ के सुनाया जाता था, ठीक है ना? पढ़ मतलब जैसे गा के सुनाया जाता था। गद्यांश होता है जो पढ़ा जाए और पद्य होता है जो पोयम टाइप का हो। बाबर ने हेरात को बुद्धिजीवियों का शहर बताया। अब कैसे याद रखेंगे इसको? तो देखो इस बात से सभी लोग हैरान हैं, भाई बुद्धिजीवियों से हर कोई हैरान होता है, तो हेरात। बाबर का जो टीचर था वो था उबैदुल्ला अहरार। तो देखो बाबर अहरार, बाबर अहरार। और जो था ये था नक्शबंदी सिलसिले से था, तो बाबर का भी संबंध किस सिलसिले से था? नक्शबंदी। तो हम कहते हैं ना कि वाह वाह क्या नक्श नयन है, वाह वाह, इस तरीके से। इसके अलावा रिसाल ए उसद या फिर बाबर ने लिखे हैं खत बाबरी, वो एक न्यू स्टाइल उसने इजाद कर दी थी बाबर ने। तो कह सकते हैं कि रिसाल ए उसद, देखो बाबर का अगर खत बाबरी आ जाएगा तो हर किसी को पता होगा, बट उसने अगर ये दे दिया रिसाल ए उसद तो सिर्फ बाबर ने ही लिखा, ही याद रखिएगा। 1538 में बाबर ने चुनार का दूसरा घेरा डाला, पर चुनार का बजा भी किया कितने? 38 में, ठीक है? 38 में चुनार का। और बंगाल बजा भी उसने कब करी? 1538 में। तो उसने उस समय गौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया? जन्नताबाद। तो यार कैसे रखेंगे? गौड़ हमें कहाँ मिलते हैं? जन्नत में। गौड़ कहाँ मिलते हैं? जन्नत में। पूछा जा सकता है कि जन्नताबाद किसका नाम था यार, कि गौड़ का नाम बदल के क्या रखा? तो जन्नताबाद। तबद ही अदल, अदल अब देखो दो चीजें हैं, अदल तो मतलब होता है न्याय, तो न्याय देखो तबद का मतलब है ढोल। तो न्याय का ढोल तो स्टार्ट किया था किसने? बाबर के बाद आया था हुमायूं ने, लेकिन न्याय जंजीर स्टार्ट करी थी किसने? शाहजहां ने, यमुना के किनारे, वो हमें पता है। तो ये एक जैसे लगते, तो तबद अदल, अदल मतलब ढोल, ढोल मतलब किसका? हुमायूं, ठीक है? हाँ। इस्लाम शाह सूरी की अगर हम बात करेंगे तो उसने तीन चीजें स्टार्ट करवाई थी, एक तो श्रेणी प्रणाली स्टार्ट करवाई थी। तो इस्लाम सलाम शाह शाह श्रेणी प्रणाली, इसमें मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत एक्चुअल में इस्लाम शाह सूरी ने ही करी है। इसीलिए कहा जाता है कि सूरियों ने जो नींव डाली थी उसी को आगे किसने बढ़ाया? अकबर ने। फाइनली मनसबदारी प्रणाली अकबर ने बाद में उसको इनिशिएट किया। तो याद रखना अकबर ने मनसबदारी प्रणाली नहीं शुरू की थी। ओवरऑल अगर मध्यकालीन भारतों की बात कर शासकों की बात करें, हाँ अगर ये कहे कि मुगलों में अकबर ने स्टार्ट करी थी तो यस है। स्टार्ट किसने करी थी? इस्लाम शाह सूरी ने। और ये भी मत कह देना कि सिर शाह सूरी ने स्टार्ट करी थी, उसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने। इसके अलावा इसने इस्लामिक कानूनों को भी लिखित रूप से स्टार्ट किया था, बिल्कुल कोडिफिकेशन ऑफ इस्लामिक लॉस कौन करने वाला? कौन है? इस्लाम शाह सूरी। इसका नाम ही इस्लाम, तो इस्लाम के कानून भी ये बनाएगा। और इस्लाम शाह सूरी ने मानकोट का किला चिनाब नदी के किनारे पर बनाया था। मानकोट, तो मान लो इस्लाम या नहीं मान लो इस्लाम, इस तरीके से। शेरशाह ने मुल्तान में बटाई प्रथा जारी, देखो शेरशाह ने जनरली तो क्या हुआ था, ये बटाई प्रथा खत्म कर दी थी और माप जमीन माप के टैक्स लेता था, लेकिन मुल्तान में उसने ये बटाई प्रथा जारी रखी। क्यों रखी? क्योंकि मुल्तान में क्या आ रहा है? मूल आ रहा, तो मूल जगह पर बटाई प्रथा ही जारी रहेगी, ऐसे याद रख लो। 1/4 हिस्सा ये लगाने का लेता था, यानी कि 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू वहां से लिया जाता था। इसके अलावा शेरशाह पहला ऐसा रूलर था जिसके सिक्कों पर अरबी के साथ देवनागरी की लिपि का प्रचलन हो रहा था, कि अरबी भी लिख रही थी और देवनागरी भी लिख रही थी। इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो फारसी के साथ देवनागरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ओनली फारसी लैंग्वेज का इस्तेमाल वो कर रहे थे। इसके अलावा बात करते हैं आदम खां का मकबरा। तो आदम खां तो बहुत, किसी व्यक्ति में बहुत दम होगी तभी वो भूल भुलैया में जा सकता है। तो आदम खां का मकबरा कहाँ पे? भूल भुलैया मेहरौली जहाँ पर है, और ये बनवाया था महाम अंगा ने। तुरभंग नाम के जो ऑफिशियल्स होते थे, तो ये एक्चुअली अकबर ने अपॉइंट करे थे चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। तो अकबर ने चाइल्ड मैरिजेस की एज फिक्स कर दी थी। 16 साल उम्र थी बच्चों की, लड़कों की, और 14 वर्ष एज हो गई थी किसी लड़कियों की। आज कैसे करेंगे? तो अकबर ने आदेश दिया तुरभंग को कि जो तुर तुर बजते हैं ना, यानी कि तुर तुर के शादियों में बजता है, उसको तुम बंग कर दो, बंद कर दो, यानी कि चाइल्ड मैरिजेस बंद कर दो। तो तुरभंग ऑफिशियल्स तुर के लिए बंग करने के लिए, बंद करने के लिए, क्या तुर, तुर मतलब शादियों में जो भोंपा बजता है ना वो।
कैपिटल ट्रांसफर अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने जो इस प्रकार से मुगलों ने अपनी राजधानी बनाई है। शुरुआत में अगर बात करेंगे तो 1556 से जब अकबर बैठा तो 69 तक आगरा में रही है। इसके बाद 1 साल के लिए बीच में 67 में जौनपुर में भी राजधानी अकबर ने बनाई थी, तो 67 में जौनपुर। फिर जैसे फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 69 से स्टार्ट करवाया है, तो 69 से लेकर 84 तक अकबर की जो राजधानी थी वो आप देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी में ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पानी की कमी की वजह से इस सीकरी को त्याग करना पड़ा। और उसी समय आप क्या देखोगे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। उस पर अकबर ने अपनी राजधानी दोबारा से फतेहपुर सीकरी से ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेके गया और यहाँ पर अपनी सीकरी बसाई। उसने 1585 से 99 तक कहाँ पर रहा है? लाहौर में। फिर फाइनली 1648 में शाहजहां दिल्ली लेकर चला गया है अपनी राजधानी को। आगरा से दिल्ली लेके कौन गया है? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का जो आगरा का किला है ना, सॉरी, आगरा का ताजमहल भी बनवाया था ना शाहजहां ने फाइनली। हाँ, क्रिश्चियन मिशनरी जो आए हैं अकबर के टाइम पे, जरा उनको देखते हैं। तो पहला जो मिशन आया है वो आया 1580 से 82 में। कब आया है? 1580-82 में। और ये कहाँ पे आया है? आगरा, या कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी में। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। और इस पहले मिशन को एक वाइवा, तो एक मतलब एक नाम इसके नाम है, तो एक मतलब पहला पहला मिशन कौन लेकर आया? एक वाइवा। और इसी में फादर मोंसरेट भी थे और हेनरी क्विज भी इसी का हिस्सा था। फिर आया ठीक 11 साल के बाद 1591, तो ये दोनों अंत के दोनों आए लाहौर में, एडवर्ड लैंटोन और क्रिस्टोफर डी वागा। ठीक है, तो कौन कौन? एडवर्ड लैंटोन, क्रिस्टोफर डी वागा। सीधी सी बात है, जो हमारे बहुत फेवरेट नेम है वो हमें इस पहले मिशन में देखने को मिलते हैं। 1595 में ये भी लाहौर में आया। कौन? जेरोम, जेवियर पेनहेरो और बेनेडिक्ट दी गोयज। तो ये याद रखना है कि 3 मिशन आए हैं, 1580-82, फिर 11 साल बाद 91, फिर 95, 80-91-95, 80-91-95 ऐसे याद रख सकते हो। पहला आया है आगरा में, दूसरा तीसरा आया लाहौर में। अकबर की विजय और जो साम्राज्य विस्तार है, इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। अकबर के समय की जो प्रमुख घटना, इसके लिए सेपरेट वीडियो हमारा बना हुआ है, तो हम इस पर ज्यादा समय अपना खर्च नहीं कर रहे हैं। राजपूत मैट्रिमोनियल रिलेशंस अकबर के किन-किन के साथ में थे? किन-किन राजघरानों के साथ में अकबर ने अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे? उसके लिए हमने ट्रिक इजाद करी है, अमर बीज। क्या है? अमर बीज। ए से आमेर है, एम से मारवाड़ है, बी से बीकानेर है, जे से जैसलमेर। तो बीकानेर जैसलमेर को अकबर ने कब बनाया था? 1577 में, 70 में मिला लिया था स्वेच्छा से दोनों लोगों ने, और आमेर ने भी स्वेच्छा से दे दिया। तो आमेर का सबसे पहले बना था, ठीक है ना। ये मार थी, तो मार तो 1570 में इन्होंने कब्जा लिया था अकबर ने। और आमिर को कब आया था? 61 में, नहीं 67 में, आई थिंक। आमिर, एक मिनट ना, यहाँ पर देख आमिर को 1562 में, राइट, ठीक है। आमिर को कब? आम की मेड़ से सट, ठीक है। आमिर के में कौन से राजघराना था? कचवाहा, जिसकी शादी अरका बाई अकबर के साथ हो गई। जो मारवाड़ की जो राठौड़ थे ना, मारवाड़ की, वो रुकमावती, ठीक है, उनके साथ में हो गई थी शादी अकबर की। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि क्या अकबर पहला ऐसा शासक था, मुस्लिम रूलर था, जिसने राजपूतों के साथ अपने वैवाहिक संबंध को स्टैब्लिश किया है, मैट्रिमोनियल अलायंस को? द आंसर इज नो, अकबर नहीं था। तो फिर कौन था? तो फिर था इस्लाम शाह सूरी था, जिसकी शादी लाल बाई के साथ में हुई थी, ठीक है। इस्लाम शाह सूरी की शादी लाल बाई के साथ में हुई थी। और साथ में इस्लाम शाह सूरी ने मारवाड़ के मालदेव के साथ में अपने संबंध स्थापित किए थे। मालदेव जो युद्ध लड़ा गया था ना, उसका बजरे का युद्ध, वो वाला। मालदेव के ने अपनी शादी महमूद ऑफ गुजरात के साथ भी करी थी। उनकी जो लड़की थी ना, कनकाबाई, तो गुजरात का जो महमूद था उसके साथ भी करी गई थी शादी। और मालदेव ने अपने रिश्ते अकबर के साथ भी बनाए थे, जो मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़, ये राठौड़ औरंगाबादी की शादी अकबर के साथ हुई थी। तो ओवरऑल ये कि अकबर पहला शासक नहीं था जिसने मैट्रिमोनियल रिलेशंस राजपूत के साथ एस्टेब्लिश किए हों। वो पहले कौन थे? शेरशाह सूरी। और वैसे भी शेरशाह सूरी ने जो मतलब इस्लाम शाह सूरी, वैसे भी सूरियों ने जो जिस बात की पटकथा लिखी है, उसी पे बिल्डिंग्स बनाई है किसने? अकबर ने। दैट मीन्स जो न्यू इन्होंने डाली, उसी पे आगे बढ़े हैं अकबर। कछवा क्या पहले ऐसे मैट्रिमोनियल रिलेशंस अलायंस थे जिन्होंने किसी मुस्लिम के साथ में अपने संबंध एस्टेब्लिश किए? द आंसर इज नो। तो फिर क्या थे? कछवाओं ने अपने इससे पहले किस्नावती की शादी हाजी खां पठान, जो कमांडर था शेरशाह सूरी की, उसके साथ भी कर दी थी। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखना है, वरना हमें ऐसा लगेगा कि अकबर के टाइम के हैं। इसके बाद है अकबर ने एक युद्ध लड़ा था, सूमा या सोमपत का युद्ध। असल में क्या हुआ था? 1597 में सूपा सोमपत का युद्ध लड़ा गया था, चांद बीबी वर्सेस मुगल्स के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। 7 से सूपा, 7 से सोमपत, 7 से 97, ठीक है। और सूपा या सोम, सोम वैसे भी किसका नाम है? चांद का नाम होता है। तो चांद बीबी वर्सेस मुगल्स। तमगागर अगर माफी की बात करेंगे तो दो लोगों ने तमगागर माफ कर दिया था। एक तो बाबर ने किया था, तमगागर कर माफ कर दिया था। कब? पानीपत की पहली लड़ाई से पहले, ठीक है। पानीपत से पहले उसने सबको तमगा दिया, यानी कि तमगा सबका माफ कर दिया। और दूसरा जहांगीर। तो जहांगीर को कैसे याद करते हैं? जहांगीर ने तो मीर बहरी भी माफ कर दिया था। अभी देखेंगे तो जहां पे भी तमगा गिर गया, जहां पे नहीं तमगा गिर गया,
ऐसे तरीके। इसके अलावा आता है भेराबल का युद्ध। तो भेराबल का युद्ध हुआ था खुसरो और जहांगीर के बीच में। हमें याद है कि 1606 में खुसरो का क्या हो गया था, खुसरो का खुसरो ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। 1606 में खुसरो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो भेराबल का युद्ध तभी हुआ था जहांगीर के, एक तरफ जहांगीर था एक तरफ खुसरो था। मानवाई एवं खुसरो का मकबरा, दोनों माँ बेटों का मकबरा कहाँ पे बना है, खुलदाबाद में। तो खासी खुसरो खासी खुलदाबाद। 1605 में क्या हुआ, देवारी का युद्ध हुआ। 1605 में देवारी का युद्ध क्यों होगा, क्योंकि परवेज वर्सेस अमर सिंह। अमर सिंह कहाँ के शासक थे, ये भी आप बताइए, जो मारवाड़ जो थे ना वहाँ, मेवाड़ नॉट मारवाड़, अमर सिंह, हाँ। ये अनडिसाइडेड था, मतलब अनिर्णित वार था, कोई जीता कोई हारा नहीं इसमें। 1615 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, मुगल और मेवाड़ की संधि क्या हुई है, 15 में हुई है। कब, एक 16 है एक 15 है, 1615 में। हिजड़ों के व्यापार और तंबाकू पर रोक लगाने वाला कौन है, जहांगीर। आप याद कैसे रखेंगे, ये तंबाकू किसके द्वारा लाई गई है, पोर्चुगीज के द्वारा लाई गई है, तभी ये व्यापार की बात आती है पोर्चुगीज के टाइम की, ठीक है। तो हिजड़ों के व्यापार पर और तंबाकू पर रोक कौन लगाएगा, जहांगीर। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि अनारकली का वर्णन करने वाला कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार है, तो क्या होगी, फिंच। तो कैसे याद रखोगे, जैसे ये अनार होता है तो अनार की एक कली काटते तो फिंच करके काटते, एक एक फिंच होता है उसका, ठीक है। तो विलियम फिंच, ठीक है ना, विलियम फिंच, याद रखना, ये विलियम फिंच है ये नाम, ठीक है ना। और इसके अलावा इसी से एक मिलता जुलता नाम आएगा, राल्फ फिच, फिच नहीं, विलियम फिंच। और इसका जो कार्यकाल है विलियम फिंच का, इसका कार्यकाल ये आया था विलियम हॉकिंस के साथ में आया था। तो विलियम हॉकिंस कब आया, 1608 से 1611 के बीच में, ठीक है ना। और सबसे पहले कौन हाँ, विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है। हाँ। इसके बाद अब जरा बात करते हैं थोड़ा कैंपेन्स की। ये वाला फिगर देखो जरा, ये जो है, ये तारीख तो अब हमें याद है, जैसे कि अकबर 1605 से 1627 तक जहांगीर का काल था, 1628 से लेकर 1658 तक इसका काल था शाहजहां का। तो तारीख से वैसे ही हम इनके काल याद रख लेंगे। और 1658 से 1707 तक किसका काल था, औरंगजेब का काल था। देखते हैं, देखो हमें ये पता है 1615 में मेवाड़ से संधि हुई थी, तो ये जहांगीर के टाइम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। और ये करी किसने थी, जहाँ के उसके जो पुत्र था शाहजहां गया था इस संधि के लिए, ठीक है। अच्छा, कंधार इसने हरा दिया कब, कंधा 22, कब दो कंधे होते हैं ना, तो दो दो तो दोनों कंधे चले गए, हट गए। कंधार कब हार गया, 1622 में। फाइनली ये कंधार हार जाएंगे कब, 1648 में। कब हार जाएंगे फाइनली कंधार, 1648 में। हाँ, 20 में कांगड़ा की विक्ट्री करी थी। तो देखो 15 में मेवाड़ इन्होंने जीत लिया था, 20 में कांगड़ा भी जीत लिया था। इसके अलावा 22 में जब ये कंधार जीतने गए तो ये हार गए, ठीक है। मेवाड़ जीत नहीं लिया था, बस संधि कर ली थी, हाँ। इसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 के बीच में। तो 1595 में देखो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने अहमदनगर से संधि कर ली थी। फिर 1600 में भी एक संधि हुई, और फिर अहमदनगर के साथ 1622 में भी चीजें चलती रहीं, सॉरी 1617 में। और फाइनली अहमदनगर को मिला दिया गया कब, 1633 में। तो अहमदनगर का विलय कब हुआ, फाइनली 1633, किसके टाइम पे होगा, अभी बताओ। 1627 से लेकर और 58 तक कौन था, शाहजहां था। तो शाहजहां के टाइम पे अहमदनगर का विलय होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कैंपेन ऑफ शाहजहां, तो शाहजहां जब दक्कन की तरफ जाता तो अहमदनगर को कब वो मिलाएगा, 1633 में, ठीक है। तो आ ऐसे बनता, और अहमद का आ ऐसे बन जाता, तो 33 में। गोलकुंडा बीजापुर हमें पता है 1636 में दोनों की ट्रीटी हुई है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि शाहजहां की ना जो दक्कन की पॉलिसी थी वो बहुत सक्सेसफुल थी। शाहजहां की दक्कन की पॉलिसी जो थी ना वो कैसी थी, सक्सेसफुल। और वैसे भी अभी हमारे जो शाह है ना, अमित शाह जी, उनकी दक्कन की पॉलिसी सक्सेस है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा आप देखोगे बल्क कैंपेन उन्होंने कब किया है, 1636 में, जब गोलकुंडा बीजापुर को मिला लिया, उसके 10 सालों के बाद किया उन्होंने क्या, बल्क कैंपेन, 1646 से 1647। और इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ सेंट्रल एशिया वास फील्ड। तो शाहजहां की दक्कन की पॉलिसी तो सक्सेस थी, लेकिन इसकी सेंट्रल एशिया की पॉलिसी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, ठीक है। ये चीज याद रखना। कंधार क्योंकि ये हार गए थे कब, 1648 में। तो कंधार 1622 में पहली बार हारे, 1648 में हमेशा के लिए हार गए। और वैसे अकबर के टाइम पे कंधार इन्होंने कब जीता था, 1595 में। तो पंच कंधे इस तरीके से याद किया था। 1595 में अकबर ने जीता, 1622 में हारे, फिर 1648 में हमेशा के लिए हार गए। साथ से शाहजहां, शाहजहां की कौन सी फेल पॉलिसी थी, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया दैट मीन्स बल्कि कैंपेन भी हार गए थे और कांधार भी हार गए थे। इसके अलावा शाहजहां ने दो नहर बनवाई थी, नहर फैज और नहर बहिश्त। तो बहिश्त को बैक, बहिश्त को बैक किया के बनवाया, बैक में तो रिपेयर कर किया। तो पूछ लिया जाता है कि कौन सी नहर को रिपेयर किया गया था। और जो नहर साहिब थी ना, इसमें भी बा आ रहा, इसमें भी आ रहा, तो नहर साहिब बनवाया था फिरोज तुगलक ने, और नहर बहिश्त शाहजहां ने। और नहर फैज बनी थी किस नदी पर, और रावी नदी पर। फैज फिजा किसकी, रवि की फिजा, इस तरीके से। इसके अलावा हमें ये पता है कि 1563 में अकबर ने तीर्थकर को माफ कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने
100 साल के बाद ठीक 1663 में तिरस्कर फिर से लगा दिया, और तासे 63, तासे तिर्स और तासे ती, ती मतलब सती, सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी औरंगजेब ने 1663 में, ये याद रखिएगा। 1668 की बात करें तो औरंगजेब ने 68 में क्या कहा कि ये जो पालकी घोड़े हैं ना, इनकी सवारी पर भी रोक लगा दी। होली और दीपावली पर भी रोक लगा देता है कौन? औरंगजेब। लेकिन दो लोगों को एक्सेप्शन कर दिया था पालकी और घोड़े पर, मराठा और राजपूत, क्योंकि दोनों वॉरियर क्लास थी। अगर इनसे डायरेक्ट औरंगजेब पंगा लेता तो उसके लिए अच्छा था भी नहीं। उसने पंगे लिए भी और अच्छा हुआ भी नहीं उसके लिए। 1669 की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, 11वें साल, अपने शासन के 11वें साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने शासन के कौन से वर्ष में उसने फरमान, बनारस फरमान जारी किया? तो बनारस फरमान कब? 11वें साल, 1668 में वो बैठा था। इसमें 11 जोड़ दो तो 8, 1, 9, 6, 1, 7, 79, सॉरी 1658 में वो बैठा था। हाँ, 5, 1, 6 तो 69 हो जाता है। हाँ, तो देखो झरोखा दर्शन बंद करने वाला कौन है? औरंगजेब, ठीक है ना। औरंग, उसने कहा और रंग नहीं देख सकते आप झरोखे से, और रंग नहीं देखोगे, औरंग। बनारस फरमान में क्या बोला था? विश्वनाथ टेम्पल को गिरा दिया गया, केशव देव टेम्पल मथुरा को गिरा दिया गया, सोमनाथ टेम्पल को भी ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट व नाबूद कर दिया गया, ठीक है। और ये कहा गया कि सेलिब्रेशन मुहर्रम पे भी आप बंदी लगा दो। तो अब ये बताओ, तीर्थ यात्रा कर वो कब स्टार्ट कर रहा है? 1663 में। सती प्रथा भी 63 में। 1668 में पालकी घोड़ों पर बैन कर दे रहा है। 68 में होली दीपावली बैन कर दिया। एक साल के बाद बनारस फरमान जारी होता है, झरोखा दर्शन पर बैन। उसने कहा कि झरोखा से और रंग नहीं देखोगे, और रंग मतलब औरंगजेब। इवन मुहर्रम पे भी बैन करने वाला कौन है? कौन है? औरंगजेब है। 1670 में देख लो, बर्थडे सेलिब्रेशन भी बोले, जन्मदिन भी नहीं भी मनाओगे, भाई गजब का आदमी था औरंगजेब। 1679 में जजिया टैक्स किस पे लगा दिया? हिंदुओं में। अभी क्या बताया था मैंने कि 1579 में अकबर ने माफ किया था जजिया, और 100 साल के बाद ठीक से फिर से लगा दिया था, ठीक है। अब 1704 में दक्कन से जजिया कर इसने हटाना पड़ा था इसको बाद में, ठीक है। कब हटाया इसने दक्कन से? 1704 में। 1680 में क्या होता है, जब इसने 1679 में जजिया टैक्स लगाया, तो फिर जो मारवाड़ और जो मेवाड़ थे, मारवाड़ के राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदिया, इन दोनों ने आपस में गठबंधन कर लिया औरंगजेब के खिलाफ। और अब स्टार्ट होता है रियल गेम। हुआ ये है कि राज सिंह सिसोदिया थे ना मेवाड़ के, उन्होंने 1615 में संधि को तोड़ दिया मुगल्स के साथ जो थी, और दोबारा से चित्तौड़ किले का निर्माण कर डाला। किसने? इनका नाम ही है राज सिंह। तो राज सिंह नाम है तो वो राजा वाले काम करेंगे। अब 1680 में जो मारवाड़ और मेवाड़ का जो गठन हुआ, जो कह सकते हैं गठबंधन हुआ है, मारवाड़ के राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदियों के बीच में, तो 24 जून 1681 में मुगल जो औरंगजेब थे और प्लस सिसोदिया थे, महाराजा जय सिंह ने समझौता फाइनली कर लिया कि ठीक है, अब चीजें कैसे चलेंगी। अब हम बात करते हैं जरा 1632 में शाहजहां ने, देखो, हुगली से शाहजहां ने भी परसिक्यूट किया है कुछ लोगों को, और औरंगजेब ने। तो 1632 में शाहजहां ने जो परसिक्यूट किया है वो किया है किसको? पुर्तगालीज को। शाहजहां ने पुर्तगालीज, क्योंकि पुर्तगालीज पे आए थे, और औरंगजेब ने किया है किसको? ब्रिटिशर्स को। हुगली से शाहजहां ने किया है 1632 में, और औरंगजेब ने किया है 1688 में। और शाहजहां की तरफ से इनको परसिक्यूट किसने किया? भगाया किसे? किसने? सूबेदार कासिम खान ने। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो 32 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को भगाया हुगली से, और 1688 में औरंगजेब ने भगाया कहाँ से? ब्रिटिश को भगाया है हुगली से। बीजापुर वलय की बात करें गोलकुंडा की, तो पहले बी आता फिर जी आता, तो बी से बीजापुर, जी से गोलकुंडा, तो बीजा 1686 गोलकुंडा, उसके बाद 1687 फाइनल विलय हुआ। इससे पहले हमने देखा था 1636 में संधि हो चुकी थी, ठीक है ना, जहां शाहजहां के टाइम पे। तो अब ये बताओ, बीजापुर का अंतिम शासक कौन था? वो नाम था सिकंदर आदिल था, सिकंदर से हमें याद है। और गोलकुंडा का विलय जब हुआ तब अंतिम शासक कौन था? अबुल हसन, हंस रहा था तब वो। इसके बाद गोलकुंडा के सेनापति थे अब्दुल रज्जाक लारी। पूछ सकता है कि अब्दुल रज्जाक लारी कहाँ का सेनापति था? तो वो था गोलकुंडा का, ठीक है। रज्जाक जो था ना, रज्जाक राजी था। इसके अलावा मदना एवं अखना, ये कहाँ के लाइक ये सेनापति थे? तो कहोगे गोलकुंडा के। और अब्दुल गनी नाम के व्यक्ति ने धोखाबाजी करके विश्वासघात कर दिया था, और जब मुगल सेना आई तो उसके लिए उसके पास चाबी थी, उसने गेट खोल दिया, मुगल सेना पूरी इंटर अंदर करके चली गई। 1661 की बात करें तो मुगल सैनिक जब अपने पूर्वी अभियान की तरफ बढ़ रहे थे 1661 में, कूच बिहार जो कि आज के बंगाल के एरिया में है, अलीपुर द्वार के पास में, तो वहां पर अटैक किया गया 1661 में। इसके बाद 1662 में उसके बाद वो असम के अंदर एंटर करते हैं, तो वहां पे उन्होंने जो अहोम राजवंश था असम का, उनके साथ में उनको लड़ना पड़ता है 62 में। और जयध्वज नाम का एक व्यक्ति था जो अहोम सेनापति था, उसने एग्रीमेंट किया मीर जुमला के साथ में। 1667 और 1671 में दोबारा से मुगलों की सेना जब अहोम राज्य के दरवाजे पर पहुंच गई, तो अहोमों ने अब इसके बाद उनकी जो बागडोर संभाल रहा था, नाम था चक्रध्वज। चक्रध्वज ने अपना ऐसा चक्र चलाया कि अहोम की सेना की वहां पे विजित होती है, और मुगल्स को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद से मुगल्स ने कोई भी अभियान जारी नहीं किए। आपने नाम सुना होगा बरफुकान का, ठीक है ना, मीर बरफुकान, लचित बरफुकान नाम सुना है? लचित बरफुकान।
तो हम ये देख सकते हैं कि अंत जो लड़ाई हुई है हुम औरंग इनका अकबर का, वो 1667 और 1671 में, अकबर का नहीं, ये इनका औरंगजेब का। इसके बाद तमगा कर और चुंगी कर समाप्त किसने किया? बाबर ने। कब? बैटल ऑफ पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत का जो पहला युद्ध हो रहा था उसके पहले। इसी के तरीके से जकात, तमगा और मीर बहरी कर समाप्त करने वाला है कौन? जहांगीर। मैंने क्या बताया था, तमगा जहां गिर जाए, जकात जहां कहीं पे भी गिर जाए, मीर बहरी जहां पे भी गिर जाए, बहरा व्यक्ति कहीं पे भी गिर जाए, तो किसने किया है? जहांगीर ने। एक्चुअल में जहांगीर ने 12 ऑर्डिनेंसेस समाप्त किए थे, उसी का एक पार्ट थे। इसके अलावा राहदारी जैसे कि परिवहन शुल्क, पानदारी जैसे कि चुंगी शुल्क, अववाब, अववाब का मतलब होता था जो मुस्लिम्स लॉ होते हैं उनके अलावा जो रूलर्स कुछ नियम बना देते थे उसको कहते थे अववाब, यानी कि स्थानीय जो कर होते थे, ठीक है, वो सब माफ किए किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब को कहा जाता है कि उसने 80 टैक्स माफ किए थे जब ये गद्दी पर बैठा था उस खुशी में। तो 3 लोग टैक्स माफ करने वाले हैं, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। ये देख लेना कि किसने कौन से टैक्स माफ किए हैं। 1633 में मैंने बताया कि बैन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ 1633 में शाहजहां ने, अब देखो शाहजहां भी कट्टर था, औरंगजेब जितना कट्टर था शाहजहां भी उससे कट्टर कट्टर था, उसका बाप भी कट्टर था, ये ऐसे याद रख सकते हो। 1633 में बैन ऑन कंस्ट्रक्शन, 33 में कंस्ट्रक्शन के लिए पाबंदी की नए मंदिर नहीं बनेंगे और हिंदू टेम्पल्स को डेमोलिश करो। बाप ने भी हिंदू टेम्पल्स को डेमोलिश किया है, अकबर ने भी, वो शाहजहां ने भी किया है। बाप ने किया है 1633 में, उसने किया है अपने 11वें साल 1669 में, ठीक है ना। 66 साल के बाद, 6 3 9 6 3 36 साल के बाद, ठीक है। हाँ, पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पर बैन किया किसने? शाहजहां पे। अभी इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई पगड़ी तुम बांधकर पूरे शाहजहां में पूरे सारे जहां में घूमोगे, तो ये तो गलत बात है। तो भाई उसकी पगड़ी वाली जब बात आएगी तो पगड़ी पे बांध के पूरे जहां में घूमोगे तो शाहजहां बैन करेगा। 6वें वर्ष में शराब की सेलिंग पर रोक, साथ से सेलिंग, साथ से शाहजहां ने रोक लगा दिया। मैरिजेज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स इन कश्मीर में बैंड किसने किया? शाहजहां। मैंने पहले ही बताया था कि शाहजहां भी कट्टर था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम की सारे जहां में शादी नहीं होगी, हिंदू मुस्लिम की सारे जहां में शादी नहीं होगी। धरों दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने पर रोक, हिंदू राजाओं की पालकी पर बैठना, इस प्रकार की रोक औरंगजेब ने लगाई। कैसे याद किया था? और झरोका से और रंग नहीं देखोगे, और रंग तो धरोका दर्शन, तुलादान तो रंग का जो रंग है ना, और रंग नहीं देंगे दान में, तो तुलादान पर रोक। हिंदू राजाओं के माथे के ऊपर तिलक लगाना, हिंदू राजाओं की पालकी पर बैठना, ये सब औरंगजेब ने बैन किया था। दिवाली व होली मुहर्रम बैन किसने किया? ये भी औरंगजेब ने किया है। शराब बनाने, बेचने, तंबाकू, अफीम एवं नशीले पदार्थ बैन, जितने भी सब ये सब चीजें हैं नशीले वाली, वो सब औरंगजेब ने बैन कर दी थी। वेश्याओं को देश छोड़ने का आदेश भी किसने दे दिया था? औरंगजेब ने दे दिया था। हिजड़ों के व्यापार और तंबाकू पर जो बैन है वो किसने कराया था? जहांगीर ने किया था। ठीक है, किस पे? हिजड़ों पर। अब देखो टोबैको लेकर कौन आए थे? पुर्तगाली से आए थे, तो पुर्तगाली से कई कार्यकाल जहांगीर के से मिलान होता है। अंग विच्छेद, दंड बैन, ठीक है, अंग विच्छेद का जो दंड था इस पे रोक लगा दी किसने? जहांगीर ने, ठीक है। इसके बाद बलात् मुस्लिम बनाने पर बैन, जुगाबंद शराब, देखो बलात् मुस्लिम है, जबरदस्ती को किसी को मुस्लिम नहीं बनाओगे, ये बैन कर दिया था जहांगीर ने। लेकिन शाहजहां ने इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया था कि हाँ, जो गैर मुस्लिम से उनको दास बनाया जाए। अंग विच्छेद दंड की कर दिया, तो कैसे याद रखेंगे? देखो अंग विच्छेद में, इसमें देखो ANG इसमें आ रहा, जहांगीर में। अंग किस में आ रहा? इसमें आ रहा, जहांगीर में, ANG अंग। तो इसको याद रखेंगे। बलात् मुस्लिम बनने पर बैन भी किसने किया है? जहांगीर ने। मैंने क्या बताया, बाप बेटे कट्टर थे, कौन? शाहजहां और औरंगजेब। तो वो क्यों बैन करेगा बलात् मुस्लिम्स बनाने पर? जुआ बंद किसने कर दिया? जहांगीर ने, क्योंकि इतना जुआ खेल रहे हो तो गिर 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 जा रहे हो। इसके अलावा शराब पी के गिर गिर जा रहे हो तो जहांगीर बैन करेगा। और शराब पीने पर भी, रोकने पर भी। देखो सेलिंग पर रोक किसने किया था? साथ से सेलिंग, साथ से शाहजहां। बाकी जो औरंगजेब है और जो जहांगीर है, इन दोनों ने बनाने पर भी बैन किया हुआ है, शराब बनाने पर भी और बेचने पर भी, दोनों। तो ऐसे याद रखेंगे, साथ से सेलिंग, साथ से शाहजहां। शराब केवल दवा के रूप में हकीम की सलाह पर ली जाएगी, ये बैन कर दिया था किसने? अकबर ने। अकबर वैसे भी हकीम नीम करीम को काफी मानता था। इसके बाद है हिंदू तीर्थ यात्रा पर कर। तो हिंदू तीर्थ यात्रा पर कर लगाने वाला कौन है? मैंने क्या बोला था, दोनों कैसे हैं? कट्टर हैं। तो ये शाहजहां है। शाहजहां ने कब कर लगाया था? 1633 में। और उसके ठीक 36 साल के बाद ये किसने कर लगा दिया था? औरंगजेब ने, ठीक है। तो दोनों ने, बाप बेटाओं ने, दोनों ने कर लगाया था हिंदू तीर्थ यात्राओं पर। जजिया लगा दिया था औरंगजेब ने, कब? 1679 में। तो तासे 63, देखो तीर्थ यात्रा करके बहुत आसान है याद करना। तीर्थ यात्रा कब हटाया अकबर ने? 1563 में। फिर लगाया गया तासे तीर्थ, तासे 33 में। फिर लगाया गया तासे तीर्थ, तासे 63 में। इस तरीके से याद कर सकते हैं। जजिया 1679 में, अकबर ने हटाया कब था? 1579 में जजिया हटाया था। 100 साल के बाद इसने फिर से लगा दिया था।
कैपिटल ऑफ मुगल्स इन साउथ इंडिया क्या थी? बुरहानपुर था, याद रखना। मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी या तो वो जागीर के तौर पे मिलती थी या फिर कैश या नगद मिलती थी, ठीक है ना। दे आर एंटाइटल्ड ओनली फॉर रिसीविंग, सीधी सी बात है, उन्हें सिर्फ रेवेन्यू प्राप्त होता था उससे, इसके अलावा उनके कोई प्रशासनिक अधिकार उसके ऊपर नहीं थे। मनसबदार का पद बिना सवार के तो हो सकता था लेकिन बिना जात के नहीं हो सकता। सीधी सी बात यह है कि जात का मतलब है, भाई जात का मतलब है क्या? रैंक। अब आपका अगर रैंक होगा तभी तो कोई ना कोई आपको मनसब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको मनसब मिला है तो ये पक्की बात थी कि आप कोई ना कोई रैंक पर हैं। अब ये लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास सवार होने ही चाहिए, तो इसी वजह से कहा जाता है, मतलब बिना घोड़े के भी आप रह सकते हो। तो मनसबदार का पद जो था वो बिना सवार के तो हो सकता था, जैसे हम कहते हैं नहीं बिना सवारी, तो बिना सवार के हो सकता था। बिना जाति के कोई व्यक्ति होता है क्या आजकल? बिना जाति का कोई व्यक्ति है नहीं है, तो ये भी नहीं थे, तो बिना जात के नहीं होता था, याद करने का तरीका है। इसके अलावा एक ये फिगर से याद रखना, ये अंदर जागीरदार है, ऊपर है मनसबदार। ऑल जागीरदार्स वर मनसबदार बट ऑल मनसबदार वर नॉट जागीरदार। सीधे का मतलब ये है, कहने का मतलब जो जितने भी जागीरदार होते थे वो सब मनसबदार तो होते ही होते थे। मतलब अगर किसी को भी जागीर दी गई है तो वो मनसबदार ही होंगे, लेकिन बट ऑल मनसबदार आर नॉट, लेकिन सभी मनसबदारों को जागीर नहीं दी जाती थी, ये याद रखना, ठीक है ना। तो याद रखना, एम जे, एम ऊपर है जे ऊपर है, इससे आप डिकोड कर लोगे। पहले क्या बनाओगे? पहले छोटा वाला तो जे, फिर एम, या फिर एम जे, जैसे याद रखना, एक तरीके से याद रखो, मैं तो ऊपर से नीचे याद रखता हूँ। तो एम और जे, ठीक है। मिर्जा शाहरुख बाजा फर्स्ट टू गेट ध्वज मनसब। अच्छा, ध्वज मनसब की स्टार्टिंग किसने कर दी थी? तो ध्वज मनसब की स्टार्टिंग सीधी सी बात है अकबर ही तो करेगा, तो अकबर ने ये प्रणाली स्टार्ट करी है। मुगल्स में अकबर ने जब स्टार्ट करी तो अकबर ही ध्वज मनसब प्रणाली स्टार्ट करेगा। पहली बार किसको दी है? मिर्जा शाहरुख को। मनसब कब स्टार्ट किया है ध्वज मनसबदारी? मनसबदारी 1595। जहांगीर ने, हमें ये पता है, दो अस्पा एक अस्पा ये स्टार्ट किया, तो दो अस्पा सबसे पहले उसने किसको दिया है? महाबत खां को दिया है। मराठाओं को सर्वप्रथम जागीर में जहांगीर ने अमीर उमरा मनसबदारी में मराठाओं को शामिल किया। किसने किया है? अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर, ठीक है। अब वैसे भी हमें पता है कि शाहजहां और औरंगजेब कैसे थे? कट्टर थे, ये तो दोनों करेंगे नहीं। तो जहांगीर ने कैसे किया है? उमरा को। और ये चीज जहांगीर में अकबर से आई थी, ठीक है। औरंगजेब की आर्मी में सर्वाधिक दक्कनी अमीर थे। कौन थे? दक्कनी अमीर। मुगल्स के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड नेवी नहीं थी, इसको याद रखिएगा। काम चलाऊ नेवी थी, मतलब पूरा फिक्स्ड, पूरा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं था। मनसबदारी में जो चेंजेस करे गए, देखो, मंथ स्केल या महावारी या फिर रेशियो सिस्टम स्टार्ट किया गया इसने शाहजहां ने, ठीक है। तो देखो मंथ होता है ना, तो जो महीना होता है, महीना, तो वो महीना सहा होता है, ठीक है ना, सहा होता है, ऐसे याद रख लेना। 1/3 रेशियो 1/4 सिस्टम, ये भी शाहजहां। जो रेशियो सिस्टम है या मंथ स्केल वो सब शाहजहां का रहेगा, ठीक है। क्योंकि शाहजहां के टाइम आते आते जहांगीर के बाद शाहजहां जब से ये कट्टर हो गया था तो उसकी आर्मी में भी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो इतना पैसा नहीं रह गया था। एक अस्पा दो अस्पा कहीं पे गिर गया, एक अस्पा गिर गया, दो अस्पा गिर गया, तो जहांगीर। हाँ, मसरूत यानी कि कंडीशनल रैंक या फिर खासा खुराकी पीलान या इरामास का नियम किसने स्टार्ट किया था? औरंगजेब ने। अमीर या राज्य कर्मचारियों को 3 कैटेगरीज में कौन बांटेगा? ये बताओ। ह्यूमन, ह्यूमन हमने याद कर लिया, ह्यूमन का काम ही है बांटना आपस में एक दूसरे को। तो हुमायूं ह्यूमन से, अहले दौलत, अहले सआदत, अहले मुराद में। और 7,000 का मनसब किसे किसे मिला था? मिर्जा राजा जयसिंह को मिला था, मारवाड़ के जसवंत मानसिंह को मिला, और मराठा जी साहू को दिया था किसने? औरंगजेब ने। इसके अलावा अगर हम बात कहें तो जागीर दो तरीके की थी, एक था शीश महा जागीर, एक था सीमाही जागीर। शीश महा, महा का मतलब होता है ज्यादा, अगर उसमें 50% से ज्यादा, ठीक है, जितना रेवेन्यू एस्टिमेट गया था, अगर वो 50% से ज्यादा मिल गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे सिमाहा। महा, महा मतलब ज्यादा मिल गया, और माही मतलब होता था कम। अगर रेवेन्यू सिर्फ 1/4 मिला है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, एस्टिमेट किया गया था, तो उसको बोलते हैं क्या? सीमाही जागीर। अच्छा, जमा का मतलब होता था एस्टिमेटेड, जमा का मतलब है आपने जितना एस्टिमेट किया है रेवेन्यू, ठीक है। हाँ, इरविन ने मनसबदारी पर शोध किया था। किसने शोध किया था? इरविन ने। हाजिर रकाब का मतलब होता था राजधानी में जैसे मनसबदार जो राजधानी में नियुक्त थे, जिससे कि तुरंत हाजिर हो सकते थे राजधानी में, इस तरीके से। तैनातियान या फिर सूबाजात, सूबा मतलब जो सूबे में थे, प्रांतों में नियुक्त होते थे मनसबदार, सूबा प्रांत को बोलते थे, उनको तैनातियान कहा जाता था, या फिर सूबाजात। तजवीज का मतलब था मनसबदार को नियुक्त करने की जो याचिका होती थी उसको कहते थे तजवीज, यानी कि रिक्वेस्ट है। मनसबदारी जो सिस्टम था वाज फर्स्ट स्टार्टेड भाई, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? चंगेज खान ने। मंगोलों की श्रेणी पर मुगल्स का भी ये मनसबदारी सिस्टम था। एम से मंगोल, एम से मुगल, एम से मनसबदारी, एम एम एम। हाँ, जिनसी मतलब भारी तोप। वैसे भी जींस का पैंट बहुत भारी होता है। दस्ती जब आपको 10 लगते हैं तो आप हल्के होने लगते हैं, तो हल्की तोप। और अर्राब, अर्राब मतलब है पहिए वाले वाहनों पर लदा जो तोप होता था उसको अर्राब बोला जाता था।
औरंगजेब ने सबसे बड़ी बात है तोपची केवल कन्नौज से भर्ती किए थे और कहीं से उसने तोपचियों को भर्ती नहीं किया था। शाही और गुंजाबार क्या है ये पूछ लिया जाएगा कि शाही तो शाही मतलब शाहजहां के द्वारा निर्मित जहाज है और गुंजाबार भी क्या था शाहजहां के द्वारा निर्मित जहाज ही था। इसके अलावा खिदमतिया कौन होते अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते थे उनको रॉयल पैलेसेस में यानी कि राजघरानों में अपॉइंट कर दिया जाता था। राजमहल में उसको बोलते थे खिदमत करने के लिए तो खुदमतिया। इसके अलावा है साहिब तौजही सैनिक के लेखों का प्रभावी। देखो तौजही का मतलब तव मतलब होता है सौ शय। ठीक है तो साहिब तौजही तौजही मतलब सैनिक लेखों का जो प्रभावी जो होता था वो सब सैनिकों के लेखा जोखा के लिए। दूसरे टाइप दो टाइप के सैनिक थे अहली सैनिक और दाखिली सैनिक। अहली का मतलब होता था जो गार्ड होते थे एम्परर के और हमेशा सारा का सारा उनका जो साजो सामान का अपना है हथियार वो सब राज्य से मिलता था अहली। दाखिली मतलब इनको दाखिल तो किया गया स्टेट की तरफ से बट ये कंट्रोल में होते थे किसके मनसबदार तो मनसबदार इनको दाखिल करवाता था और एरी होते थे राज्य के सैनिक। पैदल सैनिकों दो कैटेगरी के थे एहसाम और सहबंदी। एहसाम मतलब एक्सपर्ट होते थे एक्सपर्ट इसमें ऑपरेशन गन एंड स्वर्ड्स यानी कि गोला बारूद हथियार चलाने में जबकि जो सहबंदी थे ये सब सहायता के लिए थे राजस्व कलेक्शन के में सहायता के लिए। हाँ, घुड़सवार सैनिक दो प्रकार के बारगीर और सिलेदार। तो बारगीर हमें पता है घोड़े का सारा सामान राज की ओर से मिलता था बारगीर को। ठीक है बारगीर मतलब बाजीगीर है और सिलेदार सिर्फ सहायकदार थे तो अपने साथ से सिलेदार साथ से ये सब स्वयं से अपना अपॉइंट करते थे। ताबीनान ताबीनान का मतलब है कोई चीज आपने कहते हैं ना कि तान दिया क्या तान दोगे इससे ये बंदूक होगी तब ना तान होगी तो ताबीनान मतलब सशस्त्र सैनिक सोल्जर्स इक्विप्ड विद वेपन्स इनको बोलते थे हम ताबीनान। तो ये हमारा एक पार्ट था क्विक रिवीजन का। हम ऐसे 4-5 पार्ट्स लेके आएंगे मुगल्स की कुछ क्विक रिवीजन सीरीज में।